हेलो प्यारे मित्रों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपनी प्यारी सी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, मैं आज कुछ रूल लेकर आया हूं। जैसे मार्कोनी ऑफ नियम आप देख भी रहे हैं यहाँ पर, और ये रूल इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि हेलो एल्किन जो लेसन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उस लेसन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आपको कभी भी 2 ब्रोमो एल्किन से 1 ब्रोमो एल्किन या प्रोपेन, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको बनाना होता है तो मार्कोनी ऑफ नियम, एंटी मार्कोनी ऑफ नियम, खैरास प्रभाव, इनकी अनिवार्यता होती है जानना। उसी के लिए हम आपको आज कुछ रूल सिखाएंगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर पल हमेशा लगते ही रहते हैं, जिनको आपको सीखना अनिवार्य है। यहाँ पर मैंने परिभाषा पहले से इसलिए लिखी है जिससे आपको समझाने में मुझे टाइम ना लगे और कम समय में आप अच्छा कंटेंट प्राप्त कर सकें। मानता हूँ कि इससे पहले आपने क्लास में या कई वीडियो में देखी हो, लेकिन मैं आज जो आपको बताऊंगा पूरा निचोड़ बताऊंगा। मार्कोनी ऑफ नियम बताऊंगा जो आपके सामने लिखा, खैरास प्रभाव क्या है इस पर भी बात करूंगा, और वी हाइड्रो हैलोजनीकरण इस अभिक्रिया को भी समझाऊंगा, अर्थात कैसे अभिक्रिया होती है। और तभी ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए ये रूल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने क्लास में ही पढ़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इस रूल को, इसके एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे से कायदे से सीखने का पूर्ण प्रयास करें। ठीक है डियर, दोबारा कहता हूं अनिवार्य है, बार बार कहता हूं अनिवार्य है। थोड़ा समय दीजिए और वीडियो को अच्छे से देखिए। चलिए बात करते हैं आपके लिए। आप देख भी रहे हैं यहाँ हेडिंग लिखी है मार्कोनी ऑफ नियम। देखिए पहली तो बात आप ये जान लीजिए, क्योंकि मैं टाइम लेके जरूर बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा अच्छे से। देखिए मार्कोनी ऑफ नियम कहाँ लागू होगा, पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखिए मार्कोनी ऑफ नियम लागू कहाँ होता है या किस अभिक्रिया में मार्कोनी ऑफ नियम लगाना है कि नहीं लगाना है, इसको बात को जानना है। तो पहली बात, कहाँ लगाते हैं मार्कोनी ऑफ नियम? तो पहला रीजन है असममित एल्कीन, मतलब हम वहां लगाएंगे जहां पर एल्कीन तो हो, लेकिन वो कैसी हो? असममित। दूसरी बात, सममित एल्कीन में हम मार्कोनी ऑफ नियम कभी नहीं लगाते। क्या होता है इसमें मार्कोनी ऑफ रूल में? मार्कोनी ऑफ रूल में होता क्या है कि जो हैलोजन अम्ल होता है, अर्थात जो एक्स है, हैलोजन अम्ल का मतलब HBr हो आपका, या HCl हो आपका, या HI हो आपका, ये कोई भी हो, ये हैलोजन मतलब इनका योग होता है। क्या होता है इनका योग? मतलब ये जुड़ते हैं। और कैसे जुड़ते हैं? इनमें जो ऋणी परमाणु है, ऋणी परमाणु जैसे कि Br, जैसे कि Cl, जैसे कि I, जो ऋणी परमाणु है यह कहाँ जुड़ेगा? वहां मतलब कार्बन पर जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? कार्बन पर जुड़ता है। लेकिन कैसा कार्बन होना चाहिए? ऐसा कार्बन होना चाहिए जहां पर न्यूनतम H हो। न्यूनतम क्या हो? H, वहां जुड़ना है। न्यूनतम क्या हो? H। पहले रूल बता रहा था मैं आपको, मार्कोनी ऑफ नियम क्या है उसके बारे में बात करूंगा। पहले ये जानिए कि मार्कोनी ऑफ नियम लागू कहाँ होता है, कैसे पता चलेगा हाँ मार्कोनी ऑफ ही लगना है। तो मैंने कहा कैसे पता लगेगा? मैंने कहा असममित एल्कीन हो, मतलब एल्कीन समान ना हो। असममित का मतलब है जहां पर डबल बॉन्ड लगे हों जिन दो कार्बनों के बीच, वहां पर हाइड्रोजन की संख्या समान ना हो, तो असममित एल्कीन है। जैसे ये लिखा हो CH2 और डबल बॉन्ड CH2, तो जी वाला जो एल्कीन है वो सममित है। ये एल्कीन कैसी है? सममित। ये ध्यान दीजिए। और जैसे हम लिखते हैं CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, तो जी एल्कीन जो है असममित है। क्यों?
क्योंकि यहाँ इस कार्बन जो डबल बॉन्ड लगा है उसमें हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 इधर 1, मतलब असमान हाइड्रोजन है। इसका मतलब असममित एल्कीन है। और ये कैसी एल्कीन है? सममित एल्कीन है, क्योंकि कार्बन का डबल बॉन्ड लगो तो 2 हाइड्रोजन है, तो ये सममित एल्कीन और ये असममित एल्कीन है। तो पहली बात असममित एल्कीन होना चाहिए। दूसरी बात हैलोजन अम्ल का योग होता है, जैसे HBr, HCl, HI। क्या होता है यहाँ इनका जो ऋणात्मक परमाणु था Br है, Cl है, I है, ये कार्बन पर जुड़ता है। कहाँ पर जुड़ता है? कार्बन पर जुड़ता है। कौन से कार्बन पर जुड़ेगा? न्यूनतम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर, मतलब ऐसे कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन संख्या न्यूनतम हो, जैसे CH3 CH डबल CH2 है, तो ये असममित एल्कीन है। तो ऋणात्मक परमाणु इस कार्बन पर नहीं जुड़ेगा, इस पर जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर हाइड्रोजन 1, इस कार्बन पर हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर 1 कम है, तो यहाँ पर एक इसमें न्यूनतम है हाइड्रोजन, तो इसी पर जुड़ेगा ऋणात्मक परमाणु। इस बात को ध्यान देना। आशा करते समझ में बात मेरी आई है कुछ। मतलब असममित एल्कीन चाहिए। मैंने आपको पहले कहा मैं टाइम जरूर लूंगा लेकिन समझ में आएगा। असममित एल्कीन चाहिए, मतलब जिसके डबल बॉन्ड में कार्बन हो वहां पर हाइड्रोजन भिन्न हो तो असममित एल्कीन होती है। जैसे कि यहाँ लगा दूं मैंने सपोज CH2 AbCH2, तो ये असममित नहीं है, सममित है, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या बराबर। अगर मैं लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ कार्बन का डबल बॉन्ड लगा, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 1, तो मतलब असममित है। हेलो मार्कोनी का नियम लागू होगा। आशा करते हैं 5-6 मिनट के अंतराल में आप इतनी बात समझ में आ चुकी है। आइए अब रूल थोड़ा आप पढ़ लीजिए, फिर मैं रोल आपको क्या बोले तो उसको एग्जाम्पल बताने का प्रयास करूंगा। समय लगेगा, प्लीज ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें प्लीज। लेकिन आज के बाद कोई वीडियो यूट्यूब पर देखनी नहीं पड़ेगी आपको, ये गारंटी देता हूँ। यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं देखनी आपको फिर आज के बाद। इसी से क्लियर होगा, नोट बना लेना। और क्या कहता है मार्को कहता है कि असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक का मतलब है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते, ऐसा यौगिक। असंतृप्त यौगिक की योग अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले, योग मतलब जुड़ने वाला, मतलब योगात्मक अभिक्रिया जुड़ने वाले में भाग लेने वाले हैलोजन मतलब HX है का अधिक ऋणात्मकता वाला भाग उस कार्बन परमाणु संयुक्त होता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। यही बताया अभी कि असंतृप्त यौगिक की योग अभिक्रिया मतलब योगात्मक अभिक्रिया जुड़ने वाला जो हैलोजन होगा उसका जो अधिक ऋणात्मक परमाणु जैसे Cl Br I जो है उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम हो। यही तो बताता रहा, अभी समझाते थे शॉर्ट में। नहीं, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। कैसे एग्जाम्पल होगा, देखो बिल्कुल सरल। पहला एग्जाम्पल, समय लूंगा, बार बार कह रहा हूं लेकिन अच्छा समझ में आएगा। जैसे लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब देखिए क्या कहा उन्हें, असंतृप्त यौगिक। तो देखो भैया ये यौगिक कैसा है, असंतृप्त। कैसे पता, डबल बॉन्ड है, सो असंतृप्त होगा या असममित एल्कीन है। फिर कहता है असंतृप्त यौगिक की में भाग लेने वाला हैलोजन मतलब योग कहा उसने। तो देखो बच्चों मैंने लगा दिया योग मतलब प्लस, और चलो क्रिया करा दी इसकी HBr से। संयुक्त होगा तो क्या होगा, ऋणात्मक परमाणु, मतलब ऋणात्मक परमाणु कौन है, ये देखा ऋणात्मकता वाला भाग। ऋणात्मक वाला भाग का जी होगा, ये आंशिक निगेटिव होता है, ये आंशिक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आंशिक नेगेटिव है तो ये कहाँ जाएगा, उस कार्बन परमाणु जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम। तो हाइड्रोजन संख्या ई के पास 1 है, एक बात दो, तो ये कहाँ आएगा, यहाँ। तो कैसे हो जाएगा, देखो CH3 CH और जो बॉन्ड टूट के आ जाएगा Br CH2 से क्या हो जाएगा CH3, मतलब जी इधर जुड़ जाएगा। इसी का बोलते, इसी आपकी प्रोपीन थी, क्या थी आपकी प्रोपीन, ये क्या था 2 ब्रोमो प्रोपेन। समझ गए। असंतृप्त यौगिक संतृप्त में बदल गया। इतनी बात को समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं, दूसरा देखते हैं एग्जांपल। दूसरा क्या है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और लगा दिया हमने HCl। तो क्या होना है जी, असंतृप्त यौगिक है, ये हैलोजन अम्ल है,
इसका ऋणी परमाणु ये होता है, ये आंशिक ऋणावेश, ये आंशिक धनावेश। तो ये वाला परमाणु कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पर, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम हो। तो यहाँ जुड़ेगा, देखो CH3, CH से Cl, सोचिए CH2 से CH3 से 2 क्लोरो प्रोपेन। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? चलो कोई दिक्कत नहीं, एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, मजा आ जाएगा। फैंटास्टिक। बोलो बाकी वाली लाल की जय। देखो CH3C और डबल बॉन्ड CH2 और सपोज दैट यहाँ लगा दी CH3। ये भी तो असंतृप्त है क्योंकि डबल बॉन्ड है, और सपोज दैट क्रिया करा दी मैंने HI से। ठीक है, अब HI से कराएंगे। नया पेन लिया है मैंने, देखो देखो तो क्या होगा, ये हेलोजन अम्ल है तो ऋणात्मक होगा ये, और ये धनात्मक होता है। तो ये कहाँ जुड़ेगा? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस पर 2 हाइड्रोजन, इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कहाँ आएगा? आई वाला पार इधर जुड़ेगा। तो क्या होगा आगे? CH3 जो CH3 और इधर हो जाएगा आई, और जो H इसमें आ जाएगा अर्थात CH3। बताइए समझ में आ गई? समझ आ गई? ये 3 एग्जाम्पल से आपको मार्कोनी का नियम बैठ चुका होगा मस्तिष्क में कि मार्कोनी का नियम कहता है असंतृप्त यौगिक की योग अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो हेलोजन अम्ल होता है उसका ऋणात्मक परमाणु उस कार्बन से संयुक्त होता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम हो। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल में यही आपको जानकारी दी गई है कि ये असंतृप्त है, ये असंतृप्त है, ये असंतृप्त है। यहाँ पर ऋणी परमाणु ये था, यहाँ ऋणी परमाणु ये था, यहाँ ऋणी परमाणु आई था। तो Br कहाँ जाएगा? इस कार्बन पर। Cl कहाँ जाएगा? इस कार्बन पर। I कहाँ जाएगा? इस कार्बन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम थी, ये हो गया। तो ये सब के सब थे मार्कोनी का नियम। बताइए समस्या। इस 10, 11 या 12 मिनट के अंतराल में आपने यही समझा है कि मार्कोनी का नियम क्या है, कैसे पहचानते मार्कोनी का कब लगेगा, जो भी मैंने जानकारी दी। प्लीज कृपया कर अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे देखिए अगला रूल क्या है, देखते हैं। अगला रूल आपके सामने प्रस्तुत है, खेरास प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव। आपको बता दें, आपने पढ़ा होगा कि जो खेरास प्रभाव है यह मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत चलता है सर। जो मार्कोनिकॉफ नियम कहता है ना कि ऋणात्मकता वाला परमाणु सॉरी सर, मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि जो ऋणात्मकता, देखो दोबारा समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल है CH3, आए भैया CH डबल बॉन्ड CH2 नहीं है, और ले लिया हमने HCl। तो क्या होगा क्या पता है आपको? क्या पता है कि भैया ये Cl जाएगा इधर, इधर गया भैया इधर, CH गया Cl, और ये होगा CH3। ये क्या है? दिस इज अ मार्कोनिकॉफ। क्या बताता है? मार्कोनी बताता है, मार्कोनी बताता है। लेकिन हम बात क्या करनी है? खेरास प्रभाव। और खेरास प्रभाव में एक लाइन लिखे, मार्कोनी का नियम के विपरीत होता है। कौन होता है? खेरास प्रभाव। अब किसी के गले में खराश भी आ चुकी है तो क्षमा चाहते हैं। आइए, खेरास प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव कहता क्या है? मार्कोनी का कहता था कि ऋणी परमाणु वहां जोड़ना जहां पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम हो, और इसको जस्ट उल्टा करना है। मतलब यहां जोड़ते थे, यहां नहीं जोड़ना, यहां जोड़ना ऋणी परमाणु, यहां नहीं जोड़ना है, यहां जोड़ना ऋणी परमाणु, यहां नहीं जोड़ना है, यहां जोड़ना है। कौन कहता है यहां जोड़ना है? खेरास। कौन कहता है यहां जोड़ना? मार्कोनी। मार्कोनी का नियम खेरास के विपरीत। अब सर जी, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ खेरास प्रभाव लगना है? रे वो कहेगा ना, ये कहेगा, तीर के ऊपर लिखा होगा सर पराक्साइड, सर बेंजोइल पराक्साइड, सर पराक्साइड, ये कहेगा ना। समझ लो, तीर के ऊपर लिखा पराक्साइड, मार्कोनी का नियम के विपरीत काम करना है। आंसर आ गया। चलिए करके देखते हैं। चलो इसी का एग्जांपल ले लें, दिखा ना आप, देखो आहा क्या बात है। देखो CH3 भैया, CH डबल बॉन्ड CH2, और लिया भैया HCl, तीर के ऊपर भर लगना हमें क्या? पर ऑक्साइड। इतना काम करना है। तो देखो होगा क्या? कुछ नहीं। ये Cl इधर नहीं जाएगा, अब ऋणी इधर नहीं जाएगा। अगर इधर चला गया तो मार्कोनी का हो गया। अब जाएगा कहाँ? यहीं जाएगा, और ये चला जाएगा इधर। देखो CH3 CH से हो गया CH2, और CH2 से हो गया Cl।
देखो नहीं दिखाई, देखो अरे दिख गया, थोड़ा छिप गया था, है ना। ये बात ध्यान देना, ये कहलाता है एंटी मार्कोनी। कैसे पता चलेगा कि पराऑक्साइड की उपस्थिति होगी तो मार्कोनी का आपका विपरीत करना है। मार्कोनी कहता है कि कम रीडिंग पर मत अधिक ऋणात्मक परमाणु न्यूनतम हाइड्रोजन वाले कार्बन में जोड़ना है, और एंटी मार्कोनी का जस्ट उल्टा। कब पता लगेगा? जब पराऑक्साइड की उपस्थिति होगी। तो बात की समझ में आ चुकी है कि खैरास प्रभाव क्या, जस्ट उल्टा। जैसे दोबारा बोल दे रहा हूं मैं, अगर आपको फिर दिया एग्जांपल लिया CH3 CH 2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसी की क्या है, इसका नाम है ब्यूटीन। फर्स्ट वैसी क्रिया करा दी हमने HBr से, क्या होगा? कुछ नहीं। अभी तो मार्को अब देखो, अभी बताना। अच्छा अब बताइए क्या होगा? क्या होगा सर? मार्कोनी का आप लगेगा। कैसे पता? तीर के ऊपर कुछ ये नहीं। अब बताओ बेटा क्या होगा? अब बताना क्या होगा सर? अब पराऑक्साइड आ गया, एंटी मार्कोनी का आप लगेगा। क्या लगेगा? अगर ये ना होता, ये कर ना होता, ये सपोज दैट ये छिप गया आपका, पराऑक्साइड ना होता तो क्या करते? मार्कोनी का। ये आ गया एंटी मार्कोनी, ये गया मार्कोनी का, ये आया एंटी मार्कोनी, ये गया मार्कोनी, ये आया एंटी मार्कोनी। बस समझ गई? अर्थ ये कहाँ जाएगा? पराऑक्साइड आएगा तो इधर जाएगा, यहीं पर आएगा, उल्टा हुआ एंटी का। जैसे देखो CH3 CH2 और ये हो गया CH2, जी वाला H इधर, और ये आ जाएगा CH2Br। ये ध्यान देना। मतलब इससे आपको समझ में आता है कि मार्कोनी का आप जब नियम लगाते थे, आप देखिए यहाँ पर मार्कोनी का नियम लगाते थे दूसरे पोजीशन पे आता है, और एंटी मार्कोनी लगाता तो पहले पोजीशन पर। मार्कोनी में क्या? दूसरी पोजीशन, एंटी में पहली पोजीशन। इतनी बात जानना है। ये कहलाता है खैरास प्रभाव मार्कोनी का। देखो, पराऑक्साइड या बेंजोल पराऑक्साइड की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल का योग मार्कोनी का नियम के विपरीत होता है। इसलिए हमने आपको जानकारी दी कि कब मार्कोनी का लगना है, कब नहीं लगना। हमेशा ध्यान देना, मार्कोनी का तब लगेगा जब तीर के ऊपर कुछ ना हो और सम्मित एल्कीन हो। एंटी मार्कोनी का अर्थात खैरास प्रभाव तब लगता है जब तीर के ऊपर पराऑक्साइड मिल जाए, चाहे कोई भी कंपाउंड हो। इस बात को हमेशा ध्यान देना। देखना हो तो देख लीजिए। लो फिर दोबारा करता हूँ। देखो CH3 C, इधर CH3 डबल बॉन्ड CH2, लो भैया HI। बताइए रिएक्शन क्या होगा? बोलिए। कहोगे सर जी मार्कोनी का लगेगा, कैसे पता? तीर के ऊपर कुछ है ही नहीं, तो मार्कोनी लगेगा तो क्या होगा? अरे सर आई जाएगी, यहाँ जुड़ जाएगी। अगर तीर के ऊपर लगता हमने पराऑक्साइड तो क्या होगा? एंटी मार्कोनी, अर्थात आई कहाँ जाएगी? इधर ही, H जाएगा इधर, और कंपाउंड बनकर तैयार हो जाएगा। बात समझ में गई? मार्कोनी का आपका विपरीत होगा। अब आइए अगले रूल पर। 18 मिनट में काफी आपने दो परिभाषाओं को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और समस्या नहीं। अब आइए अगली परिभाषा है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए अगली परिभाषा आपके सामने लिखी है विहाइड्रोहेलोजनीकरण। इस परिभाषा को और जान लीजिए, समझ लीजिए। इसको जान लिया, सबको जान लिया। इसने कहा टाटा स्काई, इसको लगा डाला, लाइव जिंगल डाला। उसी प्रकार विहाइड्रोहेलोजनीकरण जान लिया। ये तीन, मार्कोनी का, एंटी मार्कोनी का एंड विहाइड्रोहेलोजनीकरण, सब कुछ जान लिया आपने, समझ लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफी हद तक आप सब कुछ जान चुके हैं। आइए, विहाइड्रोहेलोजनीकरण कहलाता क्या है? पहली बात देखो, विहाइड्रोहेलोजनीकरण कब लागू होगा, इसको जान लीजिए। देखो, अगर कभी भी आपको, पहली पॉइंट कैसे पता चलेगा कब विहाइड्रोहेलोजनीकरण लगना है कि लगना है? पहली बात, कभी भी एल्किल मतलब R, हैलाइड मतलब X की क्रिया KOH, क्या? कास्टिक पोटास, लेकिन कैसा? ALC मतलब एल्कोहलिक से हो, तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण होना है। इस बात को जान लीजिए। अगर एल्कोहलिक नहीं है तो क्या होगा? अगर RX है और KOH है लेकिन ALC नहीं है, क्या होगा? AQ है, AQ मतलब एक्वस, तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण नहीं होगा। और एल्कोहलिक है तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण होगा। तो सीधी सीधी बात समझ में आ चुकी होगी कि एल्किल हैलाइड की क्रिया, अरे यार सॉरी, सीधी सीधी बात है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया
एल्कोहलिक की वजह से हो या कास्टिक पोटाश से हो तो वी हाइड्रो हैलोजनीकरण होगा 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 होगा। ठीक, आइए इतनी बात जानिए। तो होगा कैसे कि भैया जी के जाएगा एक्स के साथ मिलकर भैया के एक्स झिंगलाला ऊ झिंगला के एक्स हो गया, और ओ एच जाएगा एच के पास तो हो गया H2O। और जो कुछ बनता है यहाँ बचती है एल्कीन। क्या बचती है? एल्कीन। इधर अर्थात वी हाइड्रो हैलोजनीकरण में एल्कीन बनती है। क्या बनती है? एल्कीन। कि जब एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक कास्ट पोटाश साथ गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन हैलाइड का एक अणु, देखो इधर से इधर गया हाइड्रोजन का, इधर गया हैलोजन का, तो हाइड्रोजन हैलाइड का एक अणु पृथक हो जाता है। देखो अलग ना, इधर से हाइड्रोजन गया इधर से हैलोजन गया तो इसे और एल्कीन बनती है। इस क्रिया को विहाइड्रो हैलोजनीकरण कहते हैं। देखो एग्जांपल समझो, देखिए। और दूसरी बात हमें ध्यान देना, हमेशा बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पृथक होंगे। इस बात को और जान लीजिए, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पृथक होंगे। देखो एग्जांपल लिया हमने, एक बिल्कुल सरल से एग्जांपल, CH3 CH2 और Br, और लिया हमने KOH, ले कैसा ALC, एल्कोहलिक लेना है। क्या होगा? देखो एल्कोहलिक में बिल्कुल सरल, एल्कोहलिक में क्या होगा? के तो जाएगा पहले Br के साथ, तो ये गया KBr। ठीक, अब भैया Br किससे लगा था? इससे, तो ये हो गया अल्फा और बगल वाला हो गया बीटा, तो OH कहाँ से जाएगा? इधर से H लेने जाएगा, और ये हो गया H2O प्लस। क्या बचा? देखो CH3 से बचा CH2 और डबल बॉन्ड फिर CH2, तो बन जाएगा एल्कीन। ये बात ध्यान देना, नहीं समझ में दोबारा एक कम से कम। जैसे हमने लिखा CH3, हमने लिखा CH2, हमने लिखा CH2, हमने लिखा Br। ठीक है, अब इसकी क्रिया फिर कराई KOH से, लेकिन कैसा? ALC मतलब एल्कोहलिक। एल्कोहलिक लेंगे तो कभी एल्कोहल नहीं बनेगा, हमेशा एल्कीन बनेगी। तो क्या वही पी गया के और जो Br, KBr जाएगी। अब इस Br इस कार्बन जोड़ा तो इस कार्बन होगा अल्फा और बगल वाला हो गया बीटा, तो अब OH कहाँ जाएगा? इस वाले पे जाएगा, तो H2O उठाएगा। अब क्या बचा? प्लस इधर CH3, इधर क्या बचा? CH बचेगा ना, CH2 CH हो जाएगा, इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड और होगा CH2, बनाना एल्कीन, प्रोपीन बन गया। इस प्रकार होता है। जैसे अभी एग्जाम्पल नहीं समझ में आया दोबारा सुन लीजिए, एक और एग्जाम्पल लिखिए, समझ में आपको आएगा अच्छे से। देखिए एग्जाम्पल लिया मैंने, दूसरा पेन लेता हूँ, नीला लाल लाल। देखिए लिया CH3 CHCl और लिया CH3, इसके बाद एक और लूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, AKOH और कैसा? ALC मतलब एल्कोहलिक। ध्यान से सुनो तो समझ में आता है। देखो ये आप अच्छे जानते हैं, अगर मन से पढ़ते हैं तो अपना समझ में आता है। होगा क्या? AK और ACl आपस में जुड़ जाएंगे तो KCl। अब OH तो जाएगा नहीं यहाँ जोड़ने, क्यों? क्योंकि ये एल्कोहल है, तो एल्कोहल थोड़ी बनाएगा, तो इस ये कार्बन हो गया हमारा अल्फा, इसी Cl जुड़ा था, तो जी बगल वाला भी बीटा है और बगल वाला भी बीटा है, मतलब ये भी बीटा है और यह भी बीटा है, तो चाहे OH इधर से H ले चाहे OH इधर से H ले, तो सपोज है इधर से हवा दिया तो होगा H2O। क्या बचा? प्लस CH3 तो है ही, और जो CH है जो बॉन्ड इधर से शिफ्ट हो जाएगा तो CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया प्रोपीन। अगर क्या होता, ध्यान सुनना, अगर इधर से लेते हाइड्रोजन इधर से लेते तो ये वाला बॉन्ड देख रहे थे, तो कैसा होता था? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब दोनों का मच्छर ये हो जाए चाहे हो जाए, उनमें कोई समस्या की बात नहीं है। बस समझ आ गई? ऐसा होता है। नहीं समझ में आई, एक एग्जाम्पल हो लीजिए, जितना एग्जाम्पल होता दूंगा, लेकिन समझ में आना चाहिए, लेकिन आज से कंप्लीट हो जाना चाहिए चीजें। देखा हमने लिया CH3 CH, क्योंकि इस वाले एग्जाम्पल में आपको दिखे चाहे इधर से 1 2 3 प्रोपीन 1 2 3 प्रोपीन, मतलब प्रोपीन ही है, कोई बदला नहीं। प्रोपीन 1 पहला है तो प्रोपीन 1 पहला है। CH2 और लिया CH, इधर लगा दिया मैंने Br और लगा दिया CH3। अरे सॉरी सर, सिंगल बॉन्ड है, ध्यान देना, थोड़ा अजीब हो गया। CH3 और यहाँ लगा दी मैंने, क्या हो रहा है साला,
KOH, लेकिन कैसा ALC वाला है, एल्कोहलिक लेना है। थोड़ा गलती हो गई, क्षमा चाहते हैं। आइए, तो क्या हो ना, प्रक्रिया वही है, KJ है और BAR जो है KBR। आपका सर जी कैसे पता चल रहा है कि वी हाइड्रोहेलोजनीकरण हो रहा है? तो मैंने कहा नहीं, एल्कोहलिक KOH होना चाहिए और एल्केल हैलाइड, ये पूरा एल्केल है और ये हैलाइड हैलोजन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हो तो KBR हो गया। आपका जी वाला तो हो गया अल्फा और बगल वाला जो बीटा, और जो बीटा चाहे इधर से निकाला जाए। अगर सपोज OH ने इधर से निकाला तो क्या होगा, H2 इधर से हो गया। अगर OH इधर से निकाला तो H2 इधर से होगा। तो अगर इधर से निकाला तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और जो CH और जो बॉन्ड खड़ा जाएगा इधर तो डबल बॉन्ड CH2, क्या होगा, मैथ एट प्रो ब्यूट, तो हो गया ब्यूटीन। और किस नंबर पर, फर्स्ट वन। अगर OH इधर से लेता इधर से लेता तो क्या होता, CH3, अब हो जाता जो CH है ना, CH और क्या हो जाता है, ध्यान देना, CH और क्या हो जाता है, अब जब बॉन्ड रहता है तो डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, तब भी ब्यूटीन नहीं रहता, बट ये ब्यूटीन दूसरे नंबर की कहलाती, ये ब्यूटीन दूसरे नंबर की कहलाती। अर्थात एक प्रकार का यहाँ पर सेथ-जेफ नियम लागू हो जाता है। अर्थात जब कोई भी एल्केल हैलाइड एल्कोहलिक KOH से क्रिया करता है और दो प्रकार के एल्कीन बनती हैं तो सेथ-जेफ रूल कहलाता है, नियम कहलाता है। ये आपकी जो थी वो बी हाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया थी। इतने सारे एग्जाम्पल, इतनी सारी बातें वी हाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया पर ही होती रहीं। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि इनको एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। मैंने वही K और BR, अगर A अल्फा है क्योंकि इससे जुड़ा अल्फा, बगल वाला बीटा, तो इधर से लेंगे तो इधर जुड़ जाएगा, इधर से लेंगे तो इधर डबल बॉन्ड जाएगा, ये ध्यान देना। आशा करते हैं कि आपको इस 27-28 मिनट के अंतराल में वीडियो को पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको अच्छे से अच्छे और एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। तो आपने सीखा मार्कोनी काप नियम, आपने सीखा एंटी मार्कोनी काप अर्थात खेरस प्रभाव, आपने सीखा वी हाइड्रोहेलोजनीकरण जिसमें आपने जाना कि सेथ-जेफ रूल कहाँ लागू होता है, जब दो एल्कीन बनती है तो सेथ-जेफ होता है। ठीक है अच्छा, कोई समस्या तो बताइए, नहीं तो हम चलते हैं फिर यूपी बोर्ड के लिए अच्छी सी वीडियो लेके आते हैं। जय हिंद।